अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को मेरी क्लियर आ रही है आवाज़? आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? कैन यू गाइज हियर मी क्लियरली? अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो मुझे बताओ ताकि मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ। क्योंकि अगर नहीं आवाज़ साफ आ रही तो फिर आप लोगों को आवाज़ आ रही है? बच्चों, आप लोगों को आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? चैट बॉक्स में लिख दो या वैसे ही बता दो, वरना आई वोंट बी एबल टू स्टार्ट क्लास। आ रही है। आ रही है, चलो ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कल हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी? कल हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उनमें से हमने बायोलॉजिकल लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके जो थोड़े बहुत चीज़ें हमने छोड़ दी थी, जो हमने लास्ट क्लास उससे पहली क्लास में नहीं डिस्कस की थी, वो हमने कवर अप कर ली थी। सही हो गया? तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी क्लास का हमेशा ये पैटर्न होता है दैट बिफोर स्टार्टिंग ऑन द नेक्स्ट लेक्चर आई प्रेफर टू जस्ट रिवाइज द लेक्चर दैट वी हैव कवर्ड प्रीवियसली। सही है? तो अब मैं नाम लेने की पूछूंगी तुम लोगों से, और मैंने कहा था कि तुम लोग पढ़ना, अगर तुम लोग कोई चीज़ ना समझ में आए देन यू गाइस कैन आस्क मी। ठीक है? सो बगैर देखे तुम लोग मुझे बता सकते हो कि, बल्कि मुझे नाम लेके पूछना पड़ेगा, कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी दैट व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम कोई मुझे बता सकता है? इकोसिस्टम में हमने कल क्या पढ़ा था? कोई नहीं बताएगा इकोसिस्टम में हमने कल क्या पढ़ा था? जी। मिस, वो कम्युनिटी जिसके अंदर हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बारे में पढ़ते एक्सेलेंट, सही हो गया, बिल्कुल सही बताया आपने। तो इकोसिस्टम में हमने क्या डिस्कस किया था? हम लोग बेसिकली लिविंग एनवायरनमेंट, नॉन लिविंग दोनों को डिस्कस कर रहे होते हैं, और इकोसिस्टम से बड़ा हमने पढ़ा था कि वो होता है बायोस्फीयर। सही है? बायोस्फीयर हमने डिस्कस किया था कि वो हम अर्थ के एक बहुत बड़े पार्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं अलॉन्ग विद अदर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड मेनी अदर फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें। अच्छा, अब इसके अलावा हमने कल एक चीज़ और पढ़ी थी, दैट वाज स्पीशीज। तो कल की क्लास में जो दो मुझे नए नाम नजर आ रहे हैं, शायद अरीबा कल नहीं थी, और ये नाम कॉस अल्फा, आई डोंट नो व्हाट डज दिस मीन, बट बहरहाल ईशा आप बता सकते हो बेटा स्पीशीज हमने कल जो पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो? बाकी दुआ और मुझे हैं। तहरीम। यस मिस। जी मिस, बेटा। स्पीशीज वेरी सिमिलर, वो सेम होते हैं और मिस कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, मिस वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक कैट होगी तो वो मिस अगर दोनों स्पीशीज सेम होंगी लाइक कैट तो वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर वो डिफरेंट स्पीशीज से होंगे तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक्सेलेंट, ठीक है, एक्सेलेंट बताया बेटा आपने ईशा। इंटरब्रीड कर सकते हैं आपस में। ठीक है? सो स्पीशीज होने के लिए पहली बात तो ये कि बोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैव टू बी सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड इन एवरीथिंग। ठीक है? सेम होने चाहिए। और दूसरी बात ये कि दोनों ऑर्गेनिजम्स आपस में रिप्रोड्यूस करने के काबिल होने चाहिए, देन वी विल बी एबल टू कॉल देम एज बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज। दोनों एक ही स्पीशीज से उस पीरियड में बिलोंग करेंगे जब वो सिमिलर होंगे, और जब उनका जो दे आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। ठीक है? तो दीज टू आर द कंडीशंस व्हिच आर नेसेसरी फॉर बीइंग पार्ट ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक हो गया? ठीक है। एक चीज और जो हमने कल पढ़ी थी उसमें था कम्युनिटी। तो दो और बच्चे आ रहे हैं, तो उनमें उनसे हम पूछते हैं कि कम्युनिटी क्या होती है। मैंने उनको एडमिट कर दिया है, वो आ जाते फिर हम जो है वो तहरीम आप बता सकते हो? कल बच्चे हमने कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था, तो कम्युनिटी क्या होती है? बाकी दो बच्चों ने मुझे बता दिया, ईशा और निमरा ने, कि जो मैंने उनसे पूछा था। तो तहरीम आप बता सकते हो बेटे? कल आप अगर क्लास में थे तो कि कम्युनिटी क्या होती है? बगैर देखे बताना, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। कम्युनिटी वो पॉपुलेशन होती है जिसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज जगह पे मौजूद है। आपकी आवाज़ बेटे थोड़ी सी कट के आ गई, मुझे समझ में नहीं आया क्या कहा आपने। बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आया आपने क्या कहा। दुआ आप बता सकते हो बेटे पॉपुलेशन क्या होती है? कम्युनिटी वो पॉपुलेशन पॉपुलेशन वो होती है जहाँ मतलब स्पीशीज के सेम स्पीशीज के मेंबर एक सेम एरिया में मौजूद हो। ठीक है। तो इसका मतलब है आप लोगों को समझ में आ गया है। सो
ये वाली चीज़ तो मैंने आपको कल बता दिया था, हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, और आपको किस तरह से डेफिनेशन लिखनी है एंड हाउ यू हैव टू मेक द सिंपल डायग्राम्स, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज बायोलॉजिकल मेथड्स, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मेथड्स आप आई थिंक 9th क्लास में थोड़ा बहुत आपने इसको पढ़ा होगा, तो किसी को पता है बायोलॉजिकल मेथड में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं? कोई बता सकता है कि हम बायोलॉजिकल मेथड्स में क्या पढ़ रहे होते हैं? मैं ये कह रही थी बेटा कि बायोलॉजिकल मेथड्स में हम क्या पढ़ रहे होते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो कोई बता सकता है मुझे? हाइपोथेसिस और ये सब चीज़ें पता है आप लोगों को क्या होती हैं? एक्सपेरिमेंट, आप लोगों ने एक मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मुझे 9th क्लास किए हुए भी आई थिंक 7 साल हो चुके हैं, 6-7 साल हो गए। तो उसमें एक बेसिकली शायद कोई प्लाज्मोडियम की एग्जांपल दे के बताया हुआ था, या इस तरह से करके प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, एक्सपेरिमेंट बताया हुआ था। तो कोई मुझे बता सकता है कि बायोलॉजिकल मेथड में हाइपोथेसिस और ये सब चीज़ें क्या होती हैं? कोई भी नहीं? जी बेटे बताइए। कोई भी नहीं बता सकता? मिस हाइपोथेसिस होता है इंटेलिजेंट गेस। एक्सीलेंट, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं? कोई भी बता सकता है मुझे? बायोलॉजिकल मेथड में एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन, थ्योरी, ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं एंड आई होप कि तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो। प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। यार मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, आप लोगों को याद नहीं आ रहा? मुझे तो 7 साल हो चुके हैं तकरीबन 9th क्लास पढ़े हुए। चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ, कोई नहीं बता रहा, शायद आज तुम लोग बहुत लेजी हुए हो। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मेथड्स पे आ जाते हैं। बायोलॉजिकल मेथड हम कब यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं? देखो, बायोलॉजिकल मेथड हमारे पास एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। क्यों? बिकॉज ये एक तरीका होता है जिसको हर साइंटिस्ट ने फॉलो करना होता है जब भी वो कोई एक नई थ्योरी देना चाहता है, जब भी वो कोई नया एक्सपेरिमेंट करता है, या जब भी कोई उसने साइंस से रिलेटेड एक रिसर्च करनी होती है, या कोई भी काम करना होता है, या कोई भी फॉर्मूला या लॉ प्रेजेंट करना होता है। सो ही हैज टू फॉलो ऑल दीज स्टेप्स। और ये एक बेसिक या स्टैंडर्ड एक तरह से आपका सीक्वेंस है कि जिसको फॉलो करके आप एक फाइनल थ्योरी पे या फाइनल लॉ पे या फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हो। सो बायोलॉजिकल मेथड्स बेसिकली आपका इन सब चीज़ों से डील कर रहा होता है। और ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों से, इन सब स्टेप से होकर गुजरते हो, तो फिर आपके पास कोई ऐसी चीज़ रहती नहीं है कि भाई मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो, या कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। आप क्लियर है बेटा? आप लोगों को आवाज़ क्लियर है बच्चों? बच्चों आप लोगों को क्लियर है मेरी आवाज़ या नहीं? अगर आप लोग बताओगे तो मुझे पता चलेगा, तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। यस मिस। अब ठीक है, चलो सही है। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि बेसिकली इसको फॉलो करने का तरीका, मतलब फ़ायदा या फिर ज़रूरत क्यों होती है? इसकी ज़रूरत होती है बिकॉज इसके बाद अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि भाई हमने कोई स्टेप मिस कर दिया हो, या हमने कोई चीज़ मिस कर दी हो। प्रॉपर आप किसी भी मसले को, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। सही है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी 1 2 3 4th line, that biologists work out the topics and recognize them as problems to be solved, and a systematic method of step is followed in order to carry out research. ये मैंने आपको बात बताई कि पूरा एक सिस्टम, पूरा एक सीक्वेंस फॉलो होता है। सही है। Scientists make key observations and collect the facts already reported by others, and on the basis of these facts, a scientist formulates a tentative statement which is called hypothesis. ठीक है। हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होती है? एक कोई भी फॉर्मुलेटेड गेस होता है, या कोई भी इंटेलिजेंट गेस या स्टेटमेंट होता है जो बेसिकली एक साइंटिस्ट करता है आफ्टर मेकिंग कीन ऑब्जर्वेशंस। यानी देखो बेटा, आपने जो भी साइंस का स्टूडेंट होता है, ही हैज टू बी वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट, कि वो अपने आसपास होने वाली चीज़ों को ऑब्जर्व करे, उनको उनको देखे और उनके बारे में सोचे कि भाई ये चीज़ हो कैसे रही है। आप बैठे हुए हो कमरे में, पंखा चल रहा है, ठीक है, तो आप
आपको सोचना चाहिए कि पंखा किस तरह से चल रहा है, ठीक है, उसके पीछे क्या मैकेनिक्स है, बिकॉज यू स्टडी फिजिक्स, सो यू हैव टू हैव सम नॉलेज अबाउट डिफरेंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या फिर फिजिक्स या मैकेनिक्स, ठीक है। सो एक बायोलॉजी के स्टूडेंट को स्पेशली या किसी भी साइंस के स्टूडेंट को एक बहुत ज्यादा ऑब्जर्विंग माइंड अपने पास रखना चाहिए ताकि वो सब चीजों को समझ सके और बेसिकली अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके। सही हो गया। तो अब साइंटिस्ट बेसिकली क्या करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं, कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, कुछ फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, और उन ऑब्जर्वेशंस को चाहे वो किसी और साइंटिस्ट ने दिया हो या उन्होंने खुद ऑब्जर्व किया हो, उसको देखने के बाद, उसको पढ़ने के बाद क्या करते हैं, बेसिकली एक सेट ऑफ स्टेटमेंट बनाते हैं, और उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि भाई एक हाइपोथेसिस है, यानी कि काफी सारे डेटा को एनालाइज करने के बाद एक फाइनल स्टेटमेंट, मतलब फाइनल तो नहीं होता, उसके बाद आप बहुत सारे स्टेप्स और गुजरते हो, बट इट इज एन इंटेलिजेंट गेस, एक स्टेटमेंट आप देते हो, दैट इज नोन एज हाइपोथेसिस। सही हो गया। अब आगे बेटा क्या लिखा है, दैट दिस हाइपोथेसिस इज यूज्ड टू गाइड फर्दर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी ये जो हाइपोथेसिस बनती है, एक स्टेटमेंट बनती है, टेंटेटिव स्टेटमेंट, इसके जरिए या हम इसको इस्तेमाल करते हुए मजीद ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, मजीद एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं, और इसको टेस्ट कर सकते हैं कि भाई जो हमने ऑब्जर्वेशंस की हैं, जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, या हमने जो हाइपोथेसिस बनाई है वो सही है या नहीं है। बिकॉज हाइपोथेसिस को हम एक प्योर लॉ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक गेस है, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है। इट हैज टू बी प्रूव्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू डिफरेंट मेथड्स, अंटिल एंड अनलेस इट बिकम्स फाइनली बिकम्स अ लॉ, ठीक है। तो हाइपोथेसिस पे हम कंप्लीटली डिपेंड नहीं कर सकते, वी हैव टू टेस्ट इट थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस अंटिल एंड अनलेस इट बिकम्स अ परफेक्ट या फिर एक स्टैंडर्ड लॉ। सही हो गया। दिस पार्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स इंडक्टिव रीजनिंग। अब इंडक्टिव रीजनिंग आपके पास आ जाती है, ठीक है। और इंडक्टिव रीजनिंग बेसिकली क्या होती है, दो टाइप की बेटा रीजनिंग होती है आपके पास, एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, और एक होती है आपके पास नीचे जो आपको चीज नजर आ रही होगी, दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं, देखो इंडक्टिव, इंडक्शन का मतलब किसी भी चीज को लेना, एब्जॉर्ब करना या अपनी तरफ या इंक्लूड करना, ठीक है, दैट इज नोन एज इंडक्टिव। अब डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, डिडक्टिव का मतलब आपको खुद पता है, डिडक्ट का मतलब किसी भी चीज से किसी भी चीज को सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना, हटा देना, ठीक है। तो अब इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, दिस पार्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स इंडक्टिव रीजनिंग। इन दिस अ साइंटिस्ट यूजेस isolated facts to reach a general idea that explains a phenomena. बेटा ये आवाज मनाहिल इसलिए कट हो रही है बिकॉज इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, तुम लोग मुझे ये भी बता दिया करो कि तुम लोगों ने कहाँ से मिस किया, ठीक है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट हाइपोथेसिस व्हिच इज एन इंटेलिजेंट गेस दैट इज मेड बाय साइंटिस्ट, ठीक है। अब हाइपोथेसिस के बाद आ जाओ इंडक्टिव रीजनिंग पे। इंडक्टिव और दो तरह की रीजनिंग होती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग, सही है। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग में बेसिकली आप क्या करते हो, दो चीजों को डिस्कस कर रहे होते हो। एक होती है इंडक्शन, जिसका मतलब है किसी भी चीज को इंक्लूड करना या अपने पास ले आना या किसी भी चीज को किसी भी चीज में शामिल करना, ठीक है। जबकि आपके पास जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है, डिडक्टिव रीजनिंग मतलब आप किसी भी चीज को डिडक्ट करते हो, हटाते हो, माइनस करते हो, उसको डिडक्टिव कहा जाता है। अब इंडक्टिव रीजनिंग में बेसिकली आपके पास क्या होता है, इसमें एक साइंटिस्ट यूज करता है आइसोलेटेड facts को to reach a general idea that explains a phenomena. For example, Robert Hooke observed a thin slice of cork being composed of units which he called cells. अब इंडक्शन में बेसिकली बेटा क्या होता है कि जो साइंटिस्ट है वो, देखो रीजनिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की वजह देना, किसी भी चीज का रीजन देना कि भाई हम समझाएं कि इसकी क्या रीजन है, क्या वजह है। तो अब आपने हाइपोथेसिस तो दे दिया है, अब आपको रीजन भी देनी है कि भाई ये हाइपोथेसिस क्यों सही है, कि भाई ये ट्रू है तो क्यों है, ऐसा हो रहा है तो उसकी क्या वजह है। तो उसके लिए आपके पास पहला पार्ट आता है इंडक्टिव रीजनिंग, कि जिसमें आप बहुत सारे फैक्ट्स को इस्तेमाल करते हो और समझाने की कोशिश करते हो उन फैक्ट्स को यूज करने के लिए, यूज करते हुए अपने हाइपोथेसिस को, कि भाई इसका मतलब और मकसद क्या है। अब एग्जांपल आपके पास दी हुई है कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया, ऑब्जर्व किया एक बहुत ही थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क आपको पता है जो बॉटल्स के ढक्कन के तौर पे या उसको कवर करने के लिए यूज होता है। तो जब उसने उस कॉर्क के स्लाइस को ऑब्जर्व किया तो उसने क्या देखा कि बहुत छोटे छोटे उसको सेल्स नजर आए, ठीक है। अब जब उसने माइक्रोस्कोप में देखा इस कॉर्क को और उसको नजर आया कि बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं, तो उसकी वजह से उसने क्या किया कि उसने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट किए प्लांट पे और एनिमल पे। देखो
जो उसने स्लाइस यूज किया था कॉर्क का, वो कॉर्क तो जानदार चीज नहीं है ना, इट इज समथिंग विच इज नॉन लिविंग। तो जब उसने देखा कि भाई एक नॉन लिविंग चीज के अंदर भी सेल्स हैं, तो अब मैं क्यों ना प्लांट्स को देखूं, मैं क्यों ना एनिमल्स को देखूं, मैं क्यों ना लिविंग थिंग्स के ऊपर जाऊं और उन पे ऑब्जर्वेशन और उन पे एक्सपेरिमेंट करूं। सही है। तो अब आगे क्या लिखा हुआ है, दिस लेड टू फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन बाय शील्डन एंड शिवान। ये दो मजीद साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको यूज करते हुए क्या किया, सेल थ्योरी को प्रपोज किया। सेल थ्योरी उन्होंने कैसे प्रपोज की कि उन्होंने प्लांट और एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करने के बाद ये थ्योरी प्रपोज की थी, स्टेटिंग दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है। तो अब बेसिकली क्या हुआ कि उसने, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कॉर्क को देखा था। अब कॉर्क को देखने के बाद क्या हुआ कि ये जो एक्सपेरिमेंट था रॉबर्ट हुक का, उसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट थे शील्डन और शिवान, उन्होंने इससे आइडिया लिया और इन्होंने इस इंडक्टिव रीजनिंग को इस्तेमाल करते हुए मजीद एक्सपेरिमेंट किए और सेल थ्योरी प्रेजेंट की। अच्छा, मुझे अब तुम लोग ये बताओ कि 9th क्लास तुम लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है, तो सेल थ्योरी क्या होती है? सेल थ्योरी के कोई मुझे पॉइंट्स बता सकते हैं, सेल थ्योरी में है क्या? किसी को याद नहीं है सेल थ्योरी? निम्रा आप बता सकते हो सेल थ्योरी क्या होती है? निम्रा बेटे आप बता सकती हो सेल थ्योरी क्या होती है? कोई भी? कोई नहीं बताएगा सेल थ्योरी क्या होती है? नहीं यार तुम लोगों को? Miss, cell is the smallest basic unit structure of life. ठीक है, एक्सीलेंट, सही है। ये तो एक पॉइंट हो गया। इसके दो और पॉइंट्स थे, वो याद है किसी को? All living organism is composed of cells और new cells is made of pre-existing cells. कहाँ से देख के बताया? सच सच बताना मुझे, देख के बताया ना? तहरीम सही बताओ, देख के बताया? चलो कोई बात नहीं, देख के भी बताया तो सही बताया। ठीक है। तो सेल थ्योरी बेसिकली क्यों प्रेजेंट और कैसे प्रेजेंट हुई थी? पहले रॉबर्ट हुक ने एक्सपेरिमेंट किया, सेल दरियाफ्त किया, उसके बाद शील्डन और शिवान ने उस पर मजीद रिसर्च की, मजीद उसको पढ़ा, उसको एक्सपेरिमेंट्स उसके ऊपर किए, तो दे वर एबल टू पुट अप द थ्योरी विच इज नोन एज सेल थ्योरी। सही हो गया। तो यही बेटा पूरा सिलसिला चलता है कि एक चीज इंट्रोड्यूस होती है, फिर दूसरी चीज इंट्रोड्यूस। सॉरी बेटा, ये इंटरनेट का आज बहुत इशू हो रहा है, सो काइंडली बेयर विद मी। और अगर आवाज़ नहीं आती है तो देन यू गाइस कैन टेल मी, सो दैट मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको सेट करने की कोशिश करूँ। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को इंडक्टिव रीजनिंग बताया। ठीक है। अब डिडक्टिव रीजनिंग पे आ जाओ। डिडक्टिव का मैंने आपको जनरल मतलब बताया कि डिडक्टिव का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ में से कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हो, हटाते हो, रिमूव करते हो, डिडक्ट करते हो। तो अब मिस, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही? यार यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, एक मिनट वेट कर लेते हैं ताकि ये इशू थोड़ा सा रिजॉल्व हो। अब क्लियर है बेटा? आई होप अब क्लियर हो तुम लोगों को मेरी आवाज। अब क्लियर है? अब समझ में आ रहा है? ये इंटरनेट बहुत आज इशू कर रहा है। अब क्लियर है बेटा? आप लोगों को जल्दी से बता दो मुझे ताकि मैं फिर आगे पढ़ाऊँ, वरना मैं यहीं स्टक रहूंगी। Is it clear or not? अब क्लियर है? ठीक है। So I was talking about deductive reasoning, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज से किसी भी चीज को subtract करना है, हटाना। Once the hypothesis is stated, deductive reasoning starts to play its role. कैसे? It often involves an if-then statement. सपोज करो आप कोई भी बात कर रहे होते हो, तो आप सपोज करो कि ऐसे सोचो कि जैसे अभी कोरोना वायरस की वजह से आपके पेपर्स डिले हो गए, डिले तो नहीं, खैर कैंसिल ही हो गए। ठीक है। तो अब आप कहते हो कि हो सकता है कि ऐसा ना होता। ठीक है। हो सकता है कोरोना ना, ठीक है। मैं तो आप लोगों को बेटा ये क्या बता रही थी मैं आप लोगों को? मैं बता रही थी आप लोगों को कि जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है, प्लीज़ आज थोड़ा सा टॉलरेट कर लो, ये इंटरनेट का बहुत इशू हो रहा है आज, बिकॉज इंटरनेट कनेक्शन इज़ नॉट स्टेबल, सो यू गाइस प्लीज़ ट्राई टू बेयर विद मी। मैं डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में आप लोगों को बता रही थी कि डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई आप कोई भी इफ़ या देन वाली स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हो। कि सपोज करो
कि स्टेटमेंट जो है प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है। अगर इस स्टेटमेंट में डिडक्शन का मतलब क्या होगा कि भाई मैं ऐसे कहूँ कि भाई what if plasmodium is not the cause of malaria, what if plasmodium is only the cause of malaria in animals, what if plasmodium is only the cause of malaria in plants कह रही हूँ, सॉरी एनिमल्स, ठीक है। व्हाट इफ प्लाज्मोडियम इज ओनली द कॉज ऑफ मलेरिया इन ह्यूमंस, ठीक है। व्हाट इफ प्लाज्मोडियम इज नॉट द कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो सपोज करना हमें इसमें पड़ता है और हम इफ और देन की स्टेटमेंट को यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम ये प्रेजेंट करते हैं कि भाई हो सकता है इसकी जगह ऐसा ना हो सकता है कि इस तरह से हो सकता हो, ठीक है। तो हम इफ वाली स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं कि हो सकता है शायद ही किसी और वजह से भी हो सकता हो, ठीक है। तो हम डिडक्टिव रीजनिंग में क्या बेसिकली बता रहे होते हैं कि हम इफ वाली स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं कि भाई कोई भी अगर हमारे जहन में सवाल आता है या कोई भी हमारे जहन में होता है कि भाई हो सकता है कि ऐसी चीज ऐसे ना होती, इस तरह से हो सकती, ठीक है। तो हम इफ वाली स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर। अब आ जाओ आगे। बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ एक्यूरेट एक्सपेरिमेंटेशन कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, मतलब कि आपके पास जब रिजल्ट्स आप एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग इंडक्टिव रीजनिंग के बाद आप क्या करते हो, आप एक्सपेरिमेंट करते हो। तुम लोगों को आवाज क्लियर है बेटा मेरी? बेटा मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, तो बेटा तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? कैन यू गाइस हियर मी? आई होप दैट यू गाइस कैन लिसन व्हाट आई एम सेइंग। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा बायोलॉजिकल मेथड्स को, एंड वी हैव डिस्कस्ड अप टिल नाउ what is hypothesis, inductive reasoning, deductive reasoning, ठीक है। so after all 3 steps, that is hypothesis, सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस, देन इंडक्टिव रीजनिंग, देन डिडक्टिव रीजनिंग, देन यू गो टुवर्ड्स द एक्सपेरिमेंटेशन। जब भी आप कोई हाइपोथेसिस प्रेजेंट करते हो, कोई रीजनिंग प्रेजेंट करते हो, तो उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करना पड़ता है कि जो आपने हाइपोथेसिस दिया है वेदर इट इज रॉन्ग, वेदर इट इज राइट। क्योंकि अब जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, सो इट काइंड ऑफ serves like an evidence so that you can prove it through experiment. So you are showing that this evidence, yet this hypothesis is perfect, it is correct, it is right, and it is true. So you have a very strong support to actually support your hypothesis, ठीक है। so experimentation basically serves a very strong factor in proving your hypothesis. तो जब तक आप experiment नहीं करोगे तो आप नहीं show कर पाओगे कि whether your hypothesis is true or not. So it is very important to conduct a very careful experiment so that you are able to prove that what you are trying to say is correct. सही है। तो experiment के बाद आप आते हो conclusion पे, and how you draw a conclusion? You draw a conclusion when you perform an experiment. When you get the results, you say that this is the conclusion of the experiment that I have performed based on the hypothesis that was presented, ठीक है। तो अब आपके पास डिडक्टिव रीजनिंग के बाद क्या आया, एक्सपेरिमेंट आया। आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने अपने लॉज को प्रूव किया, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया, कंक्लूजन ड्रॉ किया। आपने जो जैसे भी आप 9th क्लास में आप परफॉर्म करते होगे प्रैक्टिकल्स, ठीक है, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स, बायो के प्रैक्टिकल्स, तो इसमें आप जब एक्सपेरिमेंट लिखते थे जर्नल में, तो उस जर्नल के एंड पे आप जब एक्सपेरिमेंट लिखने के बाद आप एक रिजल्ट लिखते थे, कंक्लूजन लिखते थे। तो इसी तरह से आपने इस वाले मेथड में क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप कंक्लूजन लिखोगे कि भाई आपने इस एक्सपेरिमेंट से क्या नतीजा अखज़ किया। सही है। तो अब आप बेटा आगे क्या करोगे कि इफ द कंक्लूजन्स कम ट्रू, अगर आपने जो रिजल्ट आपके पास आया है एक्सपेरिमेंट के बाद, अगर वो रिजल्ट सही होता है, ट्रू होता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी हाइपोथेसिस ट्रू है और सच है। लेकिन अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपका हाइपोथेसिस प्रूफ नहीं हुआ, तो क्या होगा कि आपकी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और ये कहा जाएगा कि जो आपने हाइपोथेसिस दिया है वो ट्रू नहीं है, बल्कि इट इज फॉल्स। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू हाइपोथेसिस अ थ्योरी इज पुट फॉरवर्ड। अब बेटा क्या होगा, एक्सपेरिमेंट आपने किया, कंक्लूजन आपने ड्रॉ किया, आपने रिजल्ट ड्रॉ किया, और इसके बाद क्या होगा बेटा, अगर आपका एक्सपेरिमेंट भी ठीक है,
आपकी कंक्लूजन भी ठीक है, तो इसका मतलब है आपकी हाइपोथेसिस भी ट्रू है और ठीक है। अब क्या होगा बेटा, जब आपका एक्सपेरिमेंट सही हो गया ये सब चीज़ें, तो आपका हाइपोथेसिस डायरेक्टली एक थ्योरी की तरफ मूव करेगा, बिकॉज आपकी हाइपोथेसिस ट्रू है, बिकॉज ऑफ योर एक्सपेरिमेंट जो आपने परफॉर्म किया था, कंक्लूजन की वजह से अब क्या होगा, हाइपोथेसिस आपका थ्योरी में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये देखो, हाइपोथेसिस थ्योरी में क्या फर्क है, हाइपोथेसिस एक सिंपल गेस है, एक स्टेटमेंट है, जबकि थ्योरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, क्योंकि है तो ये हाइपोथेसिस ही, मगर अब थ्योरी हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसको एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया है और इसके कंक्लूजन्स ने प्रूव किया है, ठीक है। तो अब थ्योरी आपका जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू होने के बाद थ्योरी इज पुट फॉरवर्ड, क्योंकि जब आप प्रूव कर दोगे तो आप कहोगे कि अब ये थ्योरी बन चुकी है, which in turn when proved to be true under all tested circumstances is accepted as a law or general principle। जब आपने थ्योरी प्रेजेंट की, सही है, और थ्योरी के बाद वो उसको मजीद टेस्ट किया जाता है और ज़्यादा उसको चेक किया जाता है, और हर स्टैंडर्ड पे वो पूरा उतरता है और हर चीज़ उसकी सही होती है, प्रूव हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि वो थ्योरी एक लॉ में चेंज हो गई है, एक जनरल प्रिंसिपल बन गई है, सही है। सबको क्लियर है बेटा ये बात? किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई सवाल है तो आप लोग जल्दी से पूछो, वरना मैं सवाल करूंगी फिर, ठीक है। जल्दी से पूछो कोई सवाल है तो। सबको सब समझ में आ गया? मिस इंडक्टिव रीजनिंग। जी बेटा, इंडक्टिव, आपकी आवाज बेटा मुझे साफ नहीं आ रही। मिनाहिल आप टाइप करके मुझे बताओ। इंडक्टिव रीजनिंग। मिनाहिल बेटा मुझे आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं समझ में आई, आप प्लीज टाइप करके बताओ क्या पूछना चाह रहे हो, टाइप करो चैट बॉक्स में और मुझे बताओ। मिस डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग बताएं। ठीक है, बताती हूँ। देखो बेटा, रीजनिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की, देखो रीज़न का मतलब होता है वजह, सही है। तो रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि जब एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट की है तो आपने रीज़न भी देना है कि भाई इसका रीज़न क्या है, क्या वजह है, सही है। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव, इंडक्टिव रीजनिंग में आप क्या करते हो, इंडक्शन का मतलब या इंडक्टिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इंक्लूड करना, किसी भी चीज़ को एड अप करना, सही है। जब आपने बेटा हाइपोथेसिस प्रेजेंट की तो आप अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए इंडक्शन करोगे। किस चीज की इंडक्शन? मैंने आपको क्या बताया, इंडक्शन का मतलब होता है इंक्लूड करना, ठीक है। आवाज क्लियर है बेटा मेरी? बेटा मेरी आवाज क्लियर है या नहीं? नो यार, अगर तुम लोगों को इशू हो रहा है तो यार यहाँ पे नेट जो है वो अब क्लियर है, प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि नेट थोड़ा बेहतर हुआ है। अब क्लियर है तो मैं स्टार्ट करूँ बताना, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग, दैट व्हाट डज इट मीन। अब क्लियर है बच्चों मेरी आवाज? कंक्लूजन भी एक दफा एक्सप्लेन कर दे। बिल्कुल करते हैं, पहले मुझे ये बताओ आवाज सही है या नहीं। आपको आवाज सही आ रही है बच्चों या नहीं आ रही, जल्दी बताओ। फिर टाइम, हमारी मीटिंग का सिर्फ 8 मिनट रह गया है, सो आई वोंट बी एबल टू। कट रही है बहुत यार, यहाँ नेट का बहुत इशू हो रहा है, क्या करूँ मैं। नो मिस, बहुत कट रही है। अच्छा बेटा, एक काम कर लेते हैं कि हम आज जो है वो इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज नेट बहुत ज़्यादा मसला कर रहा है। तो हम देखो, हमने सारा कुछ कवर कर लिया, हम नेक्स्ट क्लास में इसको एक दफ़ा फिर गो थ्रू कर लेंगे। आप अग्री करते हो सब इस बात पे? क्योंकि अब आज आवाज़ बहुत कट रही है तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, या अब अगर आ रही है आवाज़ तो मुझे बताओ। अब ये तुम लोगों को आवाज़ आ रही है, सब यस मिस कह रहे हो, हद हो गई यार। अब आवाज़ आ रही है मेरी तो मैं बता दूं आज ही। बेटा आज बताऊं या नहीं बताऊं, अगर तुम लोगों को क्लियर नहीं है तो? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम लोग क्या, बीच में बहुत कट हो रही है। ठीक है, तो फिर ऐसे एक काम कर लेते हैं कि हम लोग मैं जितना मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है तो वो तुम लोगों से पूछ लेती हूँ। हाइपोथेसिस बता सकती हूँ बेटा ईशा, मैंने क्या बताया? मैं आगे डिडक्टिव और इंडक्टिव जो है वो बाद में बताऊंगी, बिकॉज तुम लोगों को अभी मेरी आवाज साफ आ नहीं रही है।
ईशा बेटा आप हाइपोथेसिस बता सकते हो मैंने क्या बताया हाइपोथेसिस के बारे में? मिस वैसे तो आवाज की वजह से सही से समझ नहीं आया, बट जितना आया उतना बता देती हूँ। मिस hypothesis is an intelligent guess which is made by scientists. और बस इतना, चलो ठीक है, वैसे सही बताया तुमने, ये इतना ही है, इसमें और कुछ है नहीं। तो देखो तुमने जो बताया वो सही है। अब अगर तुम लोगों को मेरी क्लियर आवाज आ रही है सो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो इंडक्टिव रीजनिंग है उसका मतलब होता है किसी भी चीज को इंक्लूड करना, अपने अंदर इंक्लूड करना, सही है। तो अब इंडक्टिव रीजनिंग की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम उसमें कोई भी चीज इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये मुझसे सवाल किसने किया था मुझे याद नहीं आ रहा, बट इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है बेटा अपनी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए किसी और एविडेंस को, किसी और फैक्ट को, किसी और साइंटिस्ट की बनाई हुई डेटा को इंक्लूड करना अपनी हाइपोथेसिस में या अपनी रिसर्च में। इंडक्शन का मतलब होता है इंक्लूड करना, ठीक है। तो इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कोई ऐसी रीजन, कोई ऐसा फैक्ट, कोई ऐसा पॉइंट या प्रूफ आप अपनी हाइपोथेसिस में इंडक्ट कर दो, इंक्लूड कर दो टू सपोर्ट योर हाइपोथेसिस, ठीक है। दैट इज नोन एज इंडक्टिव रीजनिंग। यानी कोई भी आप ऐसा रीजन दो जो आपकी हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा हो, जिसको आप इंक्लूड करो, दैट इज नोन एज इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि आप क्वेश्चन रेज करते हो, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग में आप क्वेश्चनिंग के थ्रू और ज्यादा डिटेल जमा करते हो या रीजनिंग देने की कोशिश करते हो कि भाई अगर ये ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, मतलब आप हर जगह सवाल रेस करते हो और डिडक्ट करने की कोशिश करते हो और कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करते हो। अब मुझसे किसी ने पूछा मिस व्हाट इज कंक्लूजन, तो बेटा सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन करते हो, फिर आप हाइपोथेसिस प्रेजेंट करते हो, फिर आप जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग, फिर डिडक्टिव रीजनिंग देते हो, फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हो। जब आप एक्सपेरिमेंट कोई भी आप परफॉर्म करते हो तो आप जब 9th क्लास में थे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट जब लैब में परफॉर्म करते थे तो आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको याद होगा आप अपने जर्नल में एंड में लिखते थे एक रिजल्ट की या कंक्लूजन की हेडिंग बना के, आप जो भी आपने एक्सपेरिमेंट में देखा या नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, तो आप वो लिख देते थे। तो सेम एज इट इज कंक्लूजन कि जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपके पास जो रिजल्ट आए, जो आपने डेटा लिया या जो भी आपको पता चला उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, दैट इज नोन एज कंक्लूजन, ठीक है। सो आई होप दैट यू गाइज आर क्लियर विद इट। अब तुम लोगों को सब क्लियर है, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, कंक्लूजन, जल्दी बताओ। सब क्लियर है बेटा? किसने किया था मुझसे सवाल? कंक्लूजन बेटा निम्रा आपको क्लियर है, आपने कंक्लूजन मुझसे पूछा था, और इंडक्टिव और डिडक्टिव भी किसी ने मुझसे पूछा था, तो तुम लोगों को क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। सबको क्लियर है? बेटा तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है, सबको क्लियर है, या मैं पूछूं सबसे? मिनाहिल मुझे बेटा इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब बताओ। मिस इंडक्टिव रीजनिंग में हम कोई भी चीज इंक्लूड करते हैं, जैसे जो हमारे पास हाइपोथेसिस है उसके अंदर कोई भी रीजनिंग को हम इंक्लूड करेंगे तो वह इंडक्टिव रीजनिंग कहलाएगी। ठीक है, एक्सीलेंट, सही है। अच्छा, तुम लोगों को थ्योरी और लॉ वगैरह सब कुछ समझ में आ गया? यस यस आ गया। ठीक है। यार ये जो कॉस अल्फा है इनका असल नाम क्या है, मुझे ये बताओ ताकि मैं अटेंडेंस तो मार्क करूं। मिस सामिया। ठीक है सामिया, मुझे एक दफा जल्दी से सीक्वेंस रिपीट करके बता दो जो जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए। नंबर 1 क्या आता है? जी मैं थोड़ी सी अटक रही थी। मिस आवाज नहीं आ रही। जी सामिया मैं कह रही हूँ कि आप मुझे सीक्वेंस रिपीट करके बता दोगे, पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है, एंड में क्या आता है? कोई मुझे सीक्वेंस बता सकता है? दुआ आप बता दो बेटे जल्दी से, सीक्वेंस पहले भी आप भाग गई थी, जल्दी से सीक्वेंस बताओ। ऑब्जर्वेशन, हाइपोटेन्यूस, हाइपोथेसिस, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, कंक्लूजन। ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग, हाँ, डिडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग,
एक्सपेरिमेंट conclusion, नहीं एक्सपेरिमेंट आता है conclusion, पहले sorry, एक्सपेरिमेंट और फिर कंक्लूजन, फिर experiments, कंक्लूजन के theory बाद, and law, ठीक है परफेक्ट, theory and law, ठीक है बेटा परफेक्ट, theory, हाँ मैंने सुन लिया, सही है, सही बताया। तो एक काम करते हैं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तुम लोगों को 1 मिनट रह गया है, कोई भी सवाल है तो जल्दी से पूछो वरना मैं मीटिंग एंड करती हूँ। सबको क्लियर है? मिस थ्योरी और लॉ जो है वो समझ नहीं आया क्योंकि उस वक्त आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। ठीक है मैं बता देती हूँ, 1 मिनट रह गया तो जल्दी से सुन लो। थ्योरी देखो, मैं ये कह रही थी कि जब आप कंक्लूजन देते हो तो कंक्लूजन के बाद थ्योरी। अब जब आप कंक्लूजन दे देते हो तो आप कंक्लूजन देने के बाद अगर आपका एक्सपेरिमेंट जो आपने किया है उसके थ्रू ये चीज सच साबित हो जाती है कि भाई आपने जो हाइपोथेसिस दी है वो सही है, परफेक्ट है, तो आप क्या कहते हो कि आपकी हाइपोथेसिस अब बड़ी हो गई है, ग्रो हो गई है और अब वो थ्योरी में चली गई है। ठीक है, अब ये थ्योरी मजीद एविडेंस और मजीद सपोर्ट के बाद, मजीद उसके बाद के और लोगों ने इसको प्रूव कर लिया, तब जाकर ये लॉ बनती है। ठीक है, थ्योरी लॉ बनती है। टाइम बहुत कम रह गया बेटा, तो मैं मीटिंग अब एंड करती हूँ। तुम लोगों को समझ में आई ये बात, थ्योरी और लॉ वाली? यस मिस। ठीक है बेटा, चलो मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। ठीक है, वी हैव लेस देन अ मिनट, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है। कुछ ना समझ में आए तो नोट करके रखना और तुम लोग मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज बेटा।